तो इस यूनिट में हम सोशल प्लानिंग और सोशल पॉलिसी यानी समाज में योजनाएं किस तरह से क्या बननी है, उनकी योजना का सामाजिक योजना का क्या संकल्पना होती है, नीतियाँ किसे कहते हैं और योजनाओं के माध्यम से समाज का विकास भारत में किस प्रकार से किया गया है, उसके बारे में इस यूनिट में हम समझेंगे। तो बहुत छोटी सी यूनिट है, थोड़ा सा इसमें पढ़ना है। देखिए, जब हम बात करते हैं सोशल प्लानिंग की, सोशल योजनाओं की, तो भारत एक विकासशील देश है और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो जो हम बात करते हैं योजना की, कि योजना के माध्यम से, प्लानिंग के माध्यम से संसाधनों का उपयोग करते हुए किस तरह से हमें जो है, जो हमारे सोशल गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, सामाजिक लक्ष्य, चाहे लोगों को, बच्चों को, युवाओं को, वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को, महिलाओं को, सभी को शिक्षा देना हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराना हो, युवाओं को रोजगार स्वरोजगार के माध्यम से जोड़ना हो, तो इस तरह से सोशल प्लानिंग के माध्यम से ये सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स। अब मैक्स वेबर के अगर अनुसार आप देखें कि योजना का जो निर्माण किया जाता है, जो प्लानिंग की जाती है, उसमें लॉजिकल एस्पेक्ट से ये देखना होता है कि हम क्या चाहते हैं और उसका पूरा सिस्टमैटिक प्लानिंग करने के बाद एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन के बाद में फिर उसका इवैल्यूएशन या मूल्यांकन करना। तो ये मैक्स वेबर के अनुसार योजना प्लानिंग या प्लानिंग के बारे में बात कही गई है। ये कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण है। अब यहाँ ये बात है कि भारत में योजना का निर्माण की क्या आवश्यकता हुई। तो आप देखेंगे कि भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं का देश है। कब कहीं यहाँ पे मैदानी क्षेत्र हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पठार है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है। मतलब भौगोलिक दृष्टि से हम देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, तो बहुत विविधताओं का देश है हमारा देश भारत। और यहाँ पे आर्थिक रूप से भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहीं पे बहुत ज़्यादा संपन्नता है कुछ राज्यों में, कुछ राज्य जो है वो मध्यम स्तर पे हैं आर्थिक रूप से संपन्नता को लेकर के, कुछ राज्य पिछड़े या कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इस तरह से भारत में डेवलपमेंट या ग्रोथ या इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस तरह से हो, इसके लिए भारत सरकार हमेशा नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के लिए प्रयास करती है। अब बात ये होती है कि सोशल पॉलिसीज किसे कहते हैं या सोशल पॉलिसीज में हम किन चीज़ों को देखते हैं। तो सामाजिक नीति की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पॉलिसी किसे कहते हैं। तो पॉलिसी में एक तरह से ये होता है कि सरकार के द्वारा हम किस दिशा में काम करने वाले हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में सरकार का क्या रुख होगा, क्या नजरिया होगा समावेशी विकास को लेकर के, मतलब सबको लेके चलने का। तो नीतियां एक पथ प्रदर्शक की तरह काम करती हैं और नीतियों के माध्यम से अगर आप देखें तो ये सभी के जीवन में समग्र गुणवत्ता लाने को, क्वालिटी लाने को फोकस होती है। और ये परिभाषा जो दी है डेविड गिल के अनुसार, इन्होंने बताया है कि नीतियों के जो सिद्धांत होते हैं, नीतियां क्यों बनाई जाती हैं, तो वो समाज या जो समूह है उसकी जो परिस्थितियां हैं उसको सुधारने के लिए, उसको विकसित करने के लिए। तो इस तरह से आप नीतियों को थोड़ा सा देख सकते हैं। फिर ये कुलकर्णी जी के अनुसार है कि सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों का संकेत करते हुए अनुवर्ती चरणों में पालन करने वाली पद्धति के लिए कार्य नीति होती है। तो संसाधनों का उपयोग करके साधन या जो भी प्रोसेस है उसके माध्यम से किस तरह से हम नागरिक की जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं किसी भी जगह में रहने वाले उन लोगों की, तो उस तरह से उसको हम देख सकते हैं। फिर अगर हम समझें कि सामाजिक जो नीतियाँ होती हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो सामाजिक नीति के प्रसिद्ध लेखक हैं जैसे टिटमस, डॉनिनस, बॉल्डिंग,
आदि अनेक इन्होंने एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि सोशल पॉलिसी जो है उनको अलग करने के लिए विशेषता उनका वितरण या पुनर्वितरणकारी स्वरूप है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, समाज में समानता हो, आर्थिक न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, और इस तरह से समाज में जो रिडिस्ट्रीब्यूशन हो सोशल रिसोर्सेस का, और कमज़ोर वर्ग को ज़्यादा लेकर के चलने की बात कही है इन्होंने। तो कुल मिला के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, सोशल पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी रिसर्चर्स हैं, उनका ये कहना है कि समाज के ऐसे वर्ग जो पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, उनको संसाधनों के माध्यम से प्रोवाइड करके किस तरह से विकसित करते हैं, वो फोकस एक देखने को मिलता है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि सामाजिक नीतियों में ये जो महिला, बच्चे आ सकती है, जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं, उनको किस तरह से जोड़ करके उनके जीवन के स्तर को किस तरह से विकसित किया जा सकता है, असमानता को कम कैसे किया जा सकता है समाज के विभिन्न वर्गों में, मतलब सबके लिए सोचने की जो है बात कही जा रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से किस तरह से हम जुड़ सकते हैं, वो यहाँ बात हो रही है। अब देखिए, सोशल पॉलिसी की एक और विशेषता ये है कि ये कहीं अलग एकांत में नहीं होती है, मतलब ये सबको लेकर के चलने की बात हो रही है। अब जैसे यहाँ बात की जा रही है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के बारे में, तो ये पॉलिसी तो आज की डेट में आप देखेंगे कि सभी, एक कंट्री दूसरे कंट्री से, एक देश दूसरे देश से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जुड़ा ही हुआ है। तो इसमें ये नीति लेके आना, जैसे हम बात करते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, कि ईस्ट पूर्व की तरफ हम देखेंगे, पूर्व के साथ में अपना संबंध रखेंगे। जैसे अमेरिका के बारे में अगर हम देखें तो वो उधर पश्चिम में हो जा रहा है, पर ये जो ऑस्ट्रेलिया का और इधर का क्षेत्र है, ये हमारे पूर्व में आ रहा है, भारत के पूर्व में। तो भारत के स्थित जो पूर्व के हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी में उस पर फोकस किया गया है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक नीतियों का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज के बारे में, सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है, कि समाज को, चाहे कोई वर्ग कमज़ोर है या कुछ भी है, उसको किस तरह से विकसित करना है, और वो फोकस ज़्यादा वहाँ पे होता है। तो इस तरह से आप सोशल पॉलिसी का उद्देश्य लोगों की जीवन में गुणवत्ता लाना होता है, क्वालिटी लाना है। अब बात यह है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब है, उनको अगर सरकार की विभिन्न योजनाओं से उनके जीवन में परिवर्तन आता है, तो योजनाएं, कार्यक्रम, ये सब कहीं ना कहीं नीतियों के अंतर्गत आप जो है उनको देख सकते हैं। और अनेक स्टडीज में ये पाया जाता है कि जो विकास की योजनाएं हैं, उनका लाभ जो है बहुत कम जनसंख्या को होता है। मतलब भारत जैसे विकसित देश, विकासशील देश में आप देखेंगे कि हम प्लानिंग तो बहुत अच्छा करते हैं, योजनाएं बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एग्जीक्यूशन जो होता है, लोगों में जागरूकता जो होती है, वो बहुत कम होती है, और इसी तरह से उनके जीवन में जो है कम बदलाव देखने को मिलता है, और लोग गरीब से गरीब होते रहते हैं, अमीर से अमीर होते जाते हैं। अब सामाजिक नीतियों के स्वरूप को अगर हम देखें, तो ये सामाजिक नीति का अवशिष्ट जो है वो कल्याणकारी स्वरूप है, मतलब सोशल वेलफेयर को लेकर के फोकस्ड होता है, चाहे वो अर्बन एरियाज में हो, शहरी क्षेत्र में हो, या ग्रामीण क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, अर्बनाइजेशन हो, शहरीकरण के माध्यम से। तो लोगों के जीवन में गुणवत्ता किस तरह से लाई जा सकती है, और वो हमारे दैनिक जीवन के सभी वस्तुओं को, सभी क्षेत्रों को लेकर के हो सकती है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल्स की बात करें, या हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, डॉक्टर्स, मेडिसिन और तमाम चीज़ों को, तो वो भी कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं, और लोगों के जीवन में जो है वो गुणवत्ता लाते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको देखिए, तो आप देखेंगे कि जो सामाजिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसीज होती है, उसमें कौन कौन से एक्टर्स होते हैं, कौन कौन से जो है तत्व होते हैं जो मिलकर के बनाते हैं। तो सबसे पहले तो सरकार, ऑफ कोर्स सरकार रहेगी कि जो नीतियों को बनाएगी। फिर आते हैं राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपनी एक विचारधारा होती है, और व्यक्तिगत सुधार, इंडिविजुअल रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं,
वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस या स्वैच्छिक संस्थाएं, एनजीओ, सिविल सोसाइटी वगैरह आ जाती हैं। देन सोशल कार्य समूह जो है वो हो गया। प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स हो गए जिनके बेस पे हम पॉलिसीज के बारे में डिज़ाइन करते हैं, प्लान करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। कानून और अदालतें हो जाती हैं, क्योंकि कानूनी जो नियम है, संविधान है, अधिनियम है, उन सब चीज़ों को बात करते हैं। देन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं जो किसी भी विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल, अलग अलग उस पर देखेंगे आप पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं। संसदीय जो है समितियाँ, वो भी नीतियों को बनाने में अपने विचार, अपने जो अध्ययन है उनको रखते हैं। देन कंज्यूमर्स की जो रिएक्शंस होती है, कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं की अलग अलग क्षेत्रों में, उनके भी जो है चीज़ों को पॉलिसी बनाते समय ध्यान रखा जाता है। तकनीकी ध्वस्त, टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, एडवांसमेंट है, नॉलेज है, उन चीज़ों को भी पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में आप देखते हैं, हम लोग समझते हैं। फिर अगर हम बात करें कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस क्या हैं जब हम पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब पॉलिसी में अगर हम देखें तो पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें हम ये बता रहे हैं कि सरकार आने वाले समय में क्या करेगी, किस चीज़ के लिए क्या प्रावधान होगा, बट इसके साथ साथ वो सारे कार्यक्रम, सारी योजनाएं, सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली सारी जो काम किए जा रहे हैं किसी वर्ग विशेष, समुदाय विशेष के लेकर के, उनके इम्प्लीमेंटेशन में जो चीज़ें आ रही वो नीतियों के अंतर्गत आप देख सकते हैं। तो उसमें समस्याओं का क्या है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। सरकार का जो संयुक्त जो है प्रचलन है, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है संयुक्त सरकार का। बट देखिए, कार्य प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार, करप्शंस जो है जिसको बात करने की आप समझते हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस या प्रॉब्लम्स जो हैं वो हैं रेड टेपिज्म, यानी लाल फीताशाही, अफसरशाही, फाइल, आपको कोई भी काम सरकारी सिस्टम में कराना है तो कई जगहों पर से हो करके वो फाइल कई टेबल से होके जाती है और आपको अप्रूवल मिलने में टाइम लगता है। देन मॉरल वैल्यूज़ का जो है वो कहीं ना कहीं उसमें आप देखेंगे कि डिप्रिशिएशन होता है, ह्रास होता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो आती हैं, और जो गवर्नमेंट के साथ में, गवर्नमेंट में काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनमें जो है वो सफिशिएंट नहीं होते, उनके पास ज़्यादा प्रेशर होता है, ज़्यादा लोगों को कैटर करने की, ज़्यादा लोगों को योजनाओं को पहुंचाने में। फिर प्रशिक्षण, ट्रेनिंग का अभाव होता है योजनाओं के क्रियान्वयन में, और लोगों की भागीदारी, कई बार ये होता है लोगों को पता ही नहीं होता कि ये योजना उनके लिए है, और जानकारी के अभाव में वो भागीदार नहीं बन पाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। अब इसके पीछे अनेकों जो समस्याएं हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। न्याय प्राप्त करने में विलंब और वास्तविक आवश्यकताओं को व्यापक असमानता, ये कुछ चीज़ें हैं। देन नीतियों के परिवर्तन को प्रभावित करने वाली कार्यनीतियाँ, पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट बनाती है, मान लीजिए एक महिलाओं के लिए या कुपोषण के लिए, बच्चों के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए, तो उसमें देखेंगे कि किस कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। तो उसमें जो मास मीडिया है, सोशल मीडिया है, लोगों का जो ओपिनियन है, और जो प्रोग्राम पॉलिसीज, जो प्रोग्राम्स, योजनाएं, उनका परफॉर्मेंस क्या है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, यानी जनहित याचिकाएं जो हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है प्रभावित करती हैं, क्योंकि कोई योजना किसी एक वर्ग विशेष के लिए हो जाती है, दूसरा वर्ग विशेष ज़्यादा नाराज हो जाता है, या कुछ चीज़ें जो हैं वो। देन डिस्कशंस, कॉन्फ्रेंसेस, प्रेशर, गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया जाता है प्रेशर ग्रुप के द्वारा, ज्ञापन देना, ज्ञापन दे करके भी लोग इकट्ठा होकर के कि हमको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए योजना में, या कोई योजना अच्छी बनी है, बुरी बनी है, जो उसको लेकर के यहाँ होता है। और जो है प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो हस्ताक्षर अभियान, लोग हस्ताक्षर अभियान भी चलाते हैं। तो इस तरह से ये प्रेशर के माध्यम से सरकार पर दबाव बना करके योजनाओं को परिवर्तन कराने का काम किया जाता है। तो भारत में प्लानिंग के माध्यम से किस तरह से समाज का विकास किया गया, वो हम अब यहाँ पे देखेंगे। पर सबसे पहले ये समझना है कि विकास की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, उसमें ये बात किया जा रहा है कि भाई प्रोग्रेशन होगा, जो अवस्था है उससे ज़्यादा अच्छा, बेटर कंडीशन होगा समाज के विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के। हमारी आज की परिस्थिति क्या है शिक्षा को लेकर के, जितने लोग शिक्षित हैं क्या वो अपने काम को कर पा रहे हैं,
स्वास्थ्य क्या हमारा बेहतर हो रहा है पहले की तुलना में? आजीविका के साधन, रोजगार के साधन हो रहे हैं, लोगों को नौकरियां मिल रही कि नहीं मिल रही हैं, तभी हम कहेंगे कि विकास जो है या डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है। अब यूरोप, यानी यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं। यूरोप एक क्षेत्र को बोला जाता है, कहा जाता है। वहाँ पे जैसे इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, इत्यादि देशों में, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, उधर उस तरफ तो यूरोपियन कंट्रीज और भारत में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, मतलब कंपनीज, फैक्ट्रीज जो बनी, उसका असर ये देखने को मिला कि शहरों का विकास ज्यादा हुआ, शहर ज्यादा बने और लोग गांव से शहरों की तरफ जो है वो मूव किए या पलायन किए, और जिसके कारण समाज में अनेक प्रकार की जो है आप देखेंगे कि सोशल डिस्टरबेंस हुआ समाज में। जो है बहुत सारी चीजें सकारात्मक भी हुई और परिवर्तन समाज में बहुत सारी हुई। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1950 में योजना जो बनाई, उस पे ये झलक मिली कि योजना प्लानिंग के हिसाब से अगर कोई चीज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। 1960 के दशक में के दशक तक भिन्न दृष्टिकोण की आलोचना और गहन हो गई कि इसकी मूल दृष्टिकोण और पुनर्मूल्यांकन आरंभ कर दिया। मतलब ये है कि जो दृष्टिकोण है प्लानिंग को लेकर के, उसमें किस तरह से हम और अच्छा कर सकते हैं, वो बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं, इसको एक बार थोड़ा सा आप देखिए। ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा समझने इम्पोर्टेंट की बात नहीं, इम्पोर्टेंट बात है ये भारत में प्लानिंग को लेकर के। तो भारत में ये जो सोशल पॉलिसी, सोशल प्रोग्राम, सोशल प्लानिंग हुई है, उसमें ये कह रहे हैं कि पहले जो प्रधानमंत्री हमारे थे, भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, कि वो उन्होंने प्लान किया था उस समय की जो देश की 1947 में जब आज़ाद हुआ, तो उस समय जो परिस्थितियां थी, सामाजिक स्थितियां थी, उनके मद्देनजर जो है योजनाओं के माध्यम से उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। तो इसीलिए 1950 में जो है हमने अ, हमारा देश में जब संविधान लागू हुआ और उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी की हम बात करते हैं, जिसमें हम बात करें सोशल जस्टिस के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, तो ये सारी चीजें दिशा निर्देशक जो सिद्धांत थे राज्य के, उसमें उसका पालन करने की बात सरकार के द्वारा, योजनाओं के द्वारा, नीतियों के द्वारा जो है वो कही गई। और भारत में फिर आप देखेंगे कि जो योजनाएं बनाई गई हैं, 5 ईयर प्लान्स या लॉन्ग टर्म प्लान्स जो बने हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय है, अ, उसको अचीव करने के लिए प्रोडक्शन का जितना हो सकता है, मतलब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा के किस तरह से हम लोगों के आय में, उनके जीवन में, सामाजिक आर्थिक जीवन में किस तरह से जो है विकास कर सकते हैं, उस पर फोकस था। रोजगार, संपूर्ण रोजगार, की सभी को रोजगार मिले, कुछ सब काम करें, अपनी आजीविका चलाएं, गरीब और अमीर के बीच में जो है धन की असमानता कम हो, सामाजिक न्याय लोगों को मिले, शोषण ना हो किसी का। तो इस तरह से भारत में जो है ये बनाया गया और फिर 5 ईयर प्लान का निर्माण, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण जो है वो किया गया। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 वाली, उसमें विभिन्न कार्यक्रमों और लक्ष्यों के साथ में जो है सामुदायिक विकास, समाज के विकास के लिए जो है वो फोकस किया गया। तो ये फिर दूसरी जो पंचवर्षीय 1956 से 61 की पंचवर्षीय योजना थी, उसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इन्वायरमेंट बनाने पर फोकस किया गया, और किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था और विकसित हो सकती थी, उसको लेकर के यहाँ पे पूरा डिटेल में 5 ईयर प्लान में हम प्लानिंग किए और उसको एग्जीक्यूट करने की हमने कोशिश की। तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। फिर अगर आप देखें कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रदर्शन था या जो उसका परफॉर्मेंस रही, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना था, ताकि आने वाली जो स्थितियां हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उन पे, समाज पे औद्योगिक पॉलिसी के माध्यम से, आर्थिक विकास के माध्यम से लोगों में जो है वो काफ़ी एक उनकी गुणवत्ता जीवन की बेहतर हो सके। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी या औद्योगिक नीति का भी जो है
बनाई गई उस समय की इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, और सरकार उसमें जो है आप देखेंगे बहुत सारे उसमें स्टील सेक्टर या हैवी इंडस्ट्रीज सेक्टर को प्रमोट किया गया था। भिलाई में जो है आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्टील प्लांट देखेंगे, रशिया के सहयोग से बनाया गया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट है, बर्नपुर स्टील प्लांट है, ऐसे बहुत सारे स्टील प्लांट्स स्टील सेक्टर में काम किया गया था। तो इंडस्ट्रीज को सेटअप करके जो है डेवलपमेंट में फोकस किया गया। देन तीसरी योजना जो रही 1961 से 66 के बीच में, उसमें प्राय कृषि को प्रथम स्थान पर रखा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो होगा वो कृषि का क्षेत्र जो है उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे गांव में खेती किसानी के काम में ही लगे रहते हैं, तो उस पर फोकस ज़्यादा दिया गया कि हम अपनी उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं। और उस समय ये देखेंगे कि ये नारा भी था, जय जवान जय किसान का, कि सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा चाहे वो कृषि के माध्यम से हो या फिर हमारे जवानों के माध्यम से हो, आर्मी के माध्यम से हो, फौज के माध्यम से, उस पर फोकस थोड़ा था। देन 1960 के दशक में जो देखेंगे कि भारतीय योजनाओं को बाहरी कारणों से दो झटके लगे। 1962 में चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ, और 1965 और 67 में फसलें नष्ट हो गई थी, और इसके कारण भारत को बहुत ज़्यादा झटका लगा, और गेहूं के लिए जो है खाने की बड़ी समस्या हो गई। अमेरिका से, यूएस से हमको जो है गेहूं जो है वो आयात करना पड़ा, हमको मंगाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये समस्याएं जो है वहाँ पे देखने को मिलती हैं। देन आप देखें नई नीति, नई कार्य नीति, फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से लेकर 74 तक जो चलाया गया, उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के नाम से जो बहुत लोकप्रिय हुई, कि गेहूं का जो खेती है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के आसपास में, हरित क्रांति के माध्यम से ये हुआ कि अब जो है हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, हम ज़्यादा अच्छी तरह से अपने यहाँ उत्पादन करेंगे, गरीबी को दूर कर पाएंगे। इस तरह से जो है गरीबी उन्मूलन की दिशा में जो है योजना बनाई गई। तो इस तरह से आप ये अलग अलग योजनाओं में अलग अलग फोकस किए गए थे, इनको थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रश्न ये भी हो सकता है कि भारत में प्लानिंग को लेकर के किस तरह से अलग अलग योजनाओं में क्या फोकस रहा। तो यहाँ बहुत शॉर्ट में कि कब गरीबी उन्मूलन, कब शिक्षा, कब स्वास्थ्य में जो है योजनाएं भारत में बनाई गई। तो इस तरह से ये आप देखेंगे कि ये जो 12th 5 ईयर प्लान थी 2012 से 17, इसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को फोकस था कि सब क्षेत्र को समान रूप से फोकस देते हुए कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सभी को फोकस करके जो है सरकार ने जो है प्लानिंग की। तो इस तरह से भारत में फर्स्ट 5 ईयर से 12th 5 ईयर तक हमने 5 ईयर प्लान के माध्यम से समाज के विकास के लिए हमने योजनाएं बनाई और उस पर काम किया। फिर 2015 में भारत सरकार ने जो है योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग कर दिया, ये नीति आयोग में कन्वर्ट किया, जिसका नेशनल सॉरी मतलब नाम था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और जनवरी 2015 में भारत सरकार ने कहा, इसको कहा कि एक थिंक टैंक होगी, ये सोचने का काम करेगी, प्लानिंग बनाने का काम जो है वो जो है राज्य करें और सरकार करे, लेकिन हम आपको सलाह देंगे, हम आप रिसर्च करेंगे और हम प्लानिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन पे जो रिसर्च होगा गाइड करेंगे। तो इस तरह से नीति आयोग का जो है वो जन्म होता है, और नीति आयोग में रिसर्च और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के लिए विजन क्या होगा उन चीज़ों पे बात की और विजन डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार किए। तो प्रश्न यहाँ ये हो सकता है आपके एग्जाम में कि नीति आयोग के बारे में, उससे संबंधित की क्या काम है, कैसे अलग है योजना आयोग से नीति आयोग। तो योजना आयोग का काम ये होता था कि योजनाएं बनाना, और नीति आयोग का काम है कि दिशा निर्देश देना, थिंक टैंक। तो इस तरह से आप नीति आयोग के कौन कौन से सदस्य हैं, किस तरह से बन के हुए हैं, तो जो इसके अध्यक्ष हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के हैं, और इसमें बाकी सदस्य भी हैं, एक काउंसिल भी है, कार्यकारी परिषद भी है, काउंसिल है जिसे हम कहते हैं, सभी राज्यों के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं केंद्र शासित प्रदेशों के, उनके राज्यपाल होते हैं। तो ये इनकी कंपोजिशन है कि नीति आयोग किस तरह से बनी हुई है, और रीजनल काउंसिल भी बनी हुई है।
तो आप इनको देख सकते हैं। बेसिक एक ये संरचना है नीति आयोग की, उनकी वेबसाइट पे भी स्टडी कर सकते हैं। और सामाजिक योजनाएँ जो हैं वो या तो सब्जेक्ट के हिसाब से होंगी, जैसे सब विषयों में शिक्षा का विषय हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, आवास, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि विषयों को लेकर के योजनाएँ जो है वो बनाने का था, या फिर क्षेत्र के विकास के लिए कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो ज़्यादा विकसित हैं, वो कम हैं तो कम वाले पे क्षेत्रों पे ज़्यादा विकास की फोकस करना। इंटीग्रेटेड या समेकित विकास दृष्टिकोण। तो इंटीग्रेटेड वे में हम जो हमने बात की, किसी एक पे फोकस ना करके क्षेत्र के विकास के लिए जो है नीतियों कार्यक्रमों को ऐसा बनाना कि वो सब क्षेत्रों को कहीं न कहीं जोड़ें और उनसे जोड़ने से समाज में विकास हो सके। भौगोलिक जो क्षेत्र पिछड़े रह गए हैं उनको जो है विकसित किया जा सके। भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना की विशेषताएं बहुत, भारत विविधताओं वाला विशाल देश है। यहाँ अनेक प्रकार की जो है अ, धरोहर मिलती है, अच्छाइयाँ भी हैं और हमारी चुनौतियाँ, समस्याएँ भी हमको देखने को मिलती हैं। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से अब रूरल डेवलपमेंट के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट आप देखेंगे तो पता चलेगा कि गांव में रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता को लेकर के भारत सरकार ने 1947 से लेकर के अभी तक 2023-24 तक बहुत सारे काम योजनाओं के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से किया है। और उसमें जो लोकल कंपोनेंट है कि स्थानीय जो संसाधन है उनको ध्यान में रख करके क्या किया जा सकता है बेहतर, ये सोशल पॉलिसीज प्रोग्राम्स के माध्यम से है। देन इकोनॉमिक कंपोनेंट में अब एक योजना बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे, वह है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा के नाम से जो आप जानते हैं। तो आपके गांव के आसपास में जो है जो भी संसाधन है, जैसे तालाब की खुदाई हो गया या रोड बना करके या मछली पालन हो करके, अलग अलग काम के माध्यम से समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित कैसे किया जा सकता है, वो बात कही गई है। तो ये हो गया। देन सामाजिक कंपोनेंट या सोशल घटक जो है वो समाज की भागीदारी, जो लोग रह रहे हैं उनकी, उनका पार्टिसिपेशन क्या होगा डेवलपमेंट के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक या गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट है, ऑफ कोर्स ग्राम पंचायत है या त्रिस्तरीय पंचायतों की हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्बन लोकल बॉडीज में आप देखेंगे तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के माध्यम से बहुत सारी योजनाओं का निर्माण कर समाज को विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। तो ये हमारा फोर्थ यूनिट जो है वो प्लानिंग और पॉलिसीज को लेकर के है। अगर मैं सिंपली एक लाइन में कहूँ तो ये है कि सोशल पॉलिसीज जो होती हैं, सामाजिक नीतियाँ और कार्यक्रम समाज में जो चुनौतियाँ, जो समस्याएं वर्तमान में विद्यमान हैं, उनको दूर करने के लिए वो बनाई जाती हैं। अब अगर युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो कौशल विकास के माध्यम से क्या उसको विकसित किया जा सकता है, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, या किसी और तरीके से शिक्षा में गुणवत्ता या शिक्षा को और ज़्यादा बेहतर करके, चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की हो या अन्य नीतियां हो, तो नीतियों के माध्यम से एक दिशा निर्देश सरकार देती है और कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से समाज को विकसित करने का जो है वो प्रयास करता है कि बहुत सारी जो समस्याएं उनको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। तो ये हमारा फोर्थ यूनिट जो है वो कंप्लीट होता है।